हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट में अपन ने एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट करने के, ठीक है ना। उसमें अपन ने फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड में अपन ने ये सारे कर लिए थे कि किस एटम को रिमूव किया जाए, कैसे रिमूव करेंगे, ये सारी बात हो गई थी। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में आज आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस की, कुछ जो डेंसिटी वगैरह वाले थे उनके ऊपर। सुनना बात को। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम सिंपल सिंपल से 8-10 क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट में लिखूंगा एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो एल्यूमिनियम में एफसीसी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एक बात सुनना, ये जब आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी ना कि एल्यूमिनियम एफसीसी स्ट्रक्चर में होता है, इसका मतलब Z इज इक्वल टू 4 होता है। इस Z इक्वल टू 4 का मतलब समझे तुम लोग? Z इक्वल टू 4 का मतलब है अगर 4 एटम होंगे तो एक यूनिट सेल होगी, सही बात। तो अगर मैंने ऐसा बोला कि 8 एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने 8, तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी 2। नंबर ऑफ एटम अगर 12 हुए तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी 3। इसका मतलब कर क्या रहे हो? नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई 4 कर रहे हो। अगर यही क्वेश्चन बीसीसी स्ट्रक्चर का होता तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2, तो डिवाइड बाई 2 करते। ये अगर सिंपल क्यूबिक का होता तो डिवाइड बाई 1 करते। आ रही बात समझ में? तो एक साथ 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। ये मैंने एफसीसी का लिया है, 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मेरे को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेने चाहिए। तो मैं ऐसा बोलूं, नंबर ऑफ एटम्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम? तो 8.1 डिवाइड बाई 27, इतने एटम्स हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए अगर मेरे को, तो डिवाइड बाई 4 कर दो। ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। कितनी हो जाएगी? 4.5 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। आ गई बात समझ में? चले सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है कि सोडियम बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होगा, जिसमें एज लेंथ जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 8 एंगस्ट्रॉम। बोला रेडियस ऑफ द एटम कैलकुलेट करो। दो सिंपल सी बात बोलूं तो ये क्वेश्चन 3 टाइप से बन सकता है। बीसीसी की जगह एफसीसी भी दे सकता है, सिंपल क्यूबिक दे सकता है। एज लेंथ का मतलब हो गया ए, और अपन से पूछा आर, इसका मतलब रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की। सिंपल सी बात है, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर होता है तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो 2r इज इक्वल टू √3a डिवाइड बाई 2, ये होता है। तो r इज इक्वल टू √3/4 a की वैल्यू हो गई 8, तो ये हो जाएगा r बराबर 2√3 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन 3 टाइप से बन सकता है। बीसीसी है तो एफसीसी के लिए बन सकता है, और सिंपल क्यूबिक है। अपन तो एक एक टाइप देख रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिए। कोई एलिमेंट है जो एफसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज है, ठीक है, और उसकी बोला कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो 50 पिकोमीटर है। ये लो भैया, तो अपन को बोला एज लेंथ ए कितनी होगी, ये अपन से पूछा जा रहा है कि एज लेंथ ए कितनी होगी। करो कैलकुलेट एज लेंथ ए। तो सुनना बात को, एफसीसी स्ट्रक्चर है तो एफसीसी के लिए आर और ए में रिलेशन क्या होता है? 2r इज इक्वल टू √2a डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो a बराबर क्या होगा? 2√2r। तो a बराबर 2√2, r की वैल्यू है 50, तो a बराबर 100√2 हो जाएगा पिकोमीटर में। और अगर इसकी वैल्यू पुट कर देते हो 1.41, तो 141 पिकोमीटर अपना आंसर हो जाना चाहिए। बोलिए सही? चले आगे। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 ये दे रखा है, इन एफसीसी यूनिट सेल if half
of the face center atom, half of the face centers atom, face center atoms are removed, then percentage void in unit cell. ये आपसे पूछी जा रही है, सुने बात को। मेरे को बोला हाफ ऑफ द फेस सेंटर एटम, कितने फेस सेंटर होते हैं? 6 होते हैं, उसमें से हाफ हटा दिया, मतलब 3 हटा दिया आपने। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, जब एफिशिएंसी का आपने फॉर्मूला लिखा ना, मैं देखो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, परसेंटेज एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की जब अपन बात करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, तो वो अपन लिखते हैं Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो मैं ऐसा बोलूं पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Z के। पहले पैकिंग फ्रैक्शन आता था 74%, है ना, और अब मैंने मान लिया PF है। पहले Z होता था 4, अब Z कितना होगा? हाफ फेस सेंटर एटम रिमूव कर दिए, इसका मतलब इस बार Z जो आएगा कॉर्नर पे तो है ही है, और हाफ फेस सेंटर मतलब 3 पे ही है, 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2, ये लो 5/2। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो ये हो जाएगा 74 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, यही बन गया। कितना हो जाएगा? 370 डिवाइड बाई 8, कितना हो गया? 46% के आसपास। ये परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। तो परसेंटेज वॉइड जो आएगी वो तो 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन आना चाहिए ना, 54% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54% आ जाएगा। बोलो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, आपको बोला है कि सिल्वर जो है Ag वो FCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है, और एज लेंथ ए जो दे रखी है वो 400 पिकोमीटर दे रखी है। बोला डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, ये अपन से पूछ रहा है। डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, अपन से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सुनना बात को आराम से। डेंसिटी पूछा जा रहा है तो सुने, डेंसिटी का फॉर्मूला है Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यू। जब भी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होगा 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देख लो, ठीक है, चलो ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। Z FCC है तो 4, 108 6 इंटू 10⁻23, इसका कर देता हूं क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, और इसका हो गया 10⁻⁻24। ये बच गया 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+1, ये हो गया 16। तो 108 अपॉन 6 इंटू 16 इंटू 10, यही है, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 16, 11 तो आएगा ही आएगा, पीछे बच गया 4, हो गया 25 ग्राम पर 11.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 11.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। मैग्नीशियम जो है वो BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज है। कौन से में? BCC में, जिसमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम .73 एंगस्ट्रॉम है। तो बोला डेंसिटी कितनी होगी, ये अपन से पूछा है। डेंसिटी कितनी होगी ये अपन से पूछा है, तो सुनना बात को आराम से। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम इन BCC स्ट्रक्चर, मतलब D की बात कर रहा है, वो होती है √3a/2। ये 1.73 को √3 लिख दूं क्या? A बराबर 2 एंगस्ट्रॉम आ गया, A बराबर 2 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो डेंसिटी D बराबर Z2 हो जाएगा। मैग्नीशियम है तो 24, 6 इंटू 10⁻23, और ये 8 इंटू 10⁻⁻24, यही होगा। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10, ये हो गया 48, 48 से 48 गया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। सही, बोलो
चले आगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कितने हो गए? 6 हो गए। 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखे, क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्जाम में आ चुका है, नीट में। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि लिथियम जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है, जिसका डेंसिटी जो है वो 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो बोला एज लेंथ कैलकुलेट करो, एज लेंथ कैलकुलेट करो। मैं आपको यहां पे ऑप्शन भी दे रहा हूं, यहां पे ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन है 154 पिकोमीटर, 262 पिकोमीटर। थर्ड जो ऑप्शन है वो दे रखा है अपन को 352, और 4 ऑप्शन है 527 पिकोमीटर। इस टाइप के दे रखे हैं आपको 527 पिकोमीटर। अब अगर ये दे रखे हैं ना, तो आपको कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है एज लेंथ ए की वैल्यू। तो देखो टास्क, डिफिकल्टी टास्क कहां पे है? मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपके पास तो ए क्यूब आएगा, आपको ए क्यूब से कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? ए क्यूब से ए कैलकुलेट करना है। दिक्कत ये पावर 1/3 को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने ऑप्शन इसीलिए लिखे कि आपको पावर 1/3 सोल्व नहीं करना है, आपको तो एक रफली आइडिया लेना है, आपको एक रफली आइडिया लेना है, ठीक है। दो कैसे रफली आइडिया लेंगे, रफली आइडिया कैसे लेने हैं वो मैं बता देता हूं आपको। डेंसिटी 5, अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया ना, अपन ने उसमें ये कर रहा है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेके आ रहे हैं, तो इसको भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, सही रहेगा। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, ये लो। बीसीसी है तो Z2 हो जाएगा, सोडियम सॉरी लिथियम है तो 7 हो गया, ये 6 × 10⁻23 आएगा ही आएगा। यहाँ पे ए क्यूब आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा तो 10⁻24 होना चाहिए, सही बात। तो यहां से मैं क्या करता हूं, ए क्यूब की वैल्यू लेके आना चाह रहा हूं, ये 10⁻3 बच जाएगा, है ना, 10⁻3 बच जाएगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया 14 × 10⁻3, ये लो, ये हो जाएगा 53, यहां पावर -1 बचेगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इंटू क्या होगा 6, बस यही बचेगा क्या, है ना। ये अप्रोक्सीमेट आप ये सोचो, ये हो गया अपने 3 और ये हो गया 7, ये 7000/159 है ये। अगर देखो ऊपर 600 होता तो ये 4 टाइम्स हो जाता, ये 160 अगर कंसीडर करूं तो 160 से अगर अपन कंसीडर करें तो ए क्यूब बराबर जो आएगा ना वो ये आएगा, 4 × 640 हो जाएगा, पीछे बच गया 60, फिर 60 का मतलब हो गया वापस 600, तो अप्रोक्सीमेट 44 आएगा। ए क्यूब बराबर 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात सुनना, ए क्यूब बराबर 44 आ रहा है, तो अगर 3 का क्यूब होता तो 27 आता, 4 का क्यूब होता तो कितना आता 64, ये 27 और 64 के बीच में है, इसका मतलब आंसर 3 और 4 के बीच में आएगा, आंसर 3 और 4 के बीच में, ये लो। आपको सोल्व थोड़ी करना है, आपको सोल्व थोड़ी करना है, 352 आ गया सीधा आंसर, 352 आ गया सीधा आंसर, सही बात। चले आगे, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बोला कि एक एलिमेंट जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर में, कोई एलिमेंट है जो एफसीसी क्रिस्टल लैटिस में, और जिसका ए जो है वो दे रखा है 200 पिकोमीटर। बोला इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करो। आपको ये दे रखा है if 200 gram elements contains 200 gram element contains 24 × 10⁻23 एटम्स। देखो अगर मेरे को डेंसिटी अप्लाई करनी है ना, एक बात सुनना आराम से, अगर मेरे को डेंसिटी अप्लाई करनी है ना, इस वाले क्वेश्चन में डेंसिटी अप्लाई करनी है
तो एक सिंपल सा लॉजिकल बात ये रहेगा कि मेरे को क्या चाहिए, ए चाहिए, ए दिया नहीं है। आप तो ए कैलकुलेट कर लो, इस गिवन वाले डेटा से ए कैलकुलेट कर लो। दो इतने एटम है, इस एटम को देख के ये मालूम नहीं चल रहा ये 4 मोल है, तो 4 मोल का वेट 200 ग्राम है, तो 1 मोल का वेट जो होगा वो 50 ग्राम हो जाएगा। यही एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हो गया, बस आपका काम हो गया। डेंसिटी D इज इक्वल टू Z 450/6 इंटू 10⁻23 तो आएगा ही आएगा। और फिर क्या करना है अपन को, A का क्यूब करना है, तो 8 इंटू 10⁻24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पावर -1 ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा तो 2000 हो गया अपॉन 48। ये 50 होता तो 40 आ जाता, तो 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा अपना आंसर। 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए बात, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आ जाएगा। चले आगे, बोलो क्वेश्चन नंबर 9। एक कंपाउंड है XY जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 37.5, इसकी डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज लेंथ दे रखी है 500 पिकोमीटर। ठीक है, अपन से बोला है कि नेचर ऑफ यूनिट सेल बताओ। भाई नेचर कैसे मालूम चलता है यूनिट सेल का, कैसे मालूम चलेगा ये किस नेचर की है? तो मैं तो एक सिंपल सा आइडिया देता हूं। नेचर आपको ऐसे मालूम चलता है, अगर Z की वैल्यू 1 आती है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होता है तो सिंपल क्यूबिक होती है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 2 आता है तो BCC होता है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 4 आता है तो FCC यूनिट सेल बन जाती है। सही बात, यही बात हुई ना। तो उसके बेसिस पे देखो, मेरे को Z कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी 2 Z, मॉलिक्यूलर वेट 37.5, 6 इंटू 10⁻23 क्यूब, 5 का क्यूब 125 इंटू 10⁻24, 750, तो Z बराबर 750 का डबल 150 अपॉन 37.5, Z इज इक्वल टू 4। इसका मतलब नेचर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका FCC यूनिट सेल होगा। बोलिए कौन सी यूनिट सेल हो जाएगी, FCC यूनिट सेल हो जाएगी। किसी को दिक्कत है तो बताइए, FCC यूनिट सेल हो जाएगी, बोलो नहीं। चले आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको दे रखा है कि एक क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, उसका एज लेंथ 200 पिकोमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ क्रिस्टल लैटिस या इन 100 ग्राम ऑफ यूनिट सेल, ये अपन से पूछा है। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करके करना है। करें इसको, चलो। नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर आपको ए मालूम चल जाए, हाँ एक बात ध्यान रखना, FCC यूनिट सेल है, ये एलिमेंट है FCC यूनिट सेल में, ये दे नहीं रखा है। ठीक है, अगर आपको ए मालूम चल जाए तो आपका आधा काम हो जाएगा, यही बात है ना। डेंसिटी 10, FCC मतलब 4, मॉलिक्यूलर वेट M मान लिया मैंने, 6 इंटू 10⁻23 होता ही है, और ये हो जाएगा अपना 8 इंटू 10⁻24, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। M बराबर 48 डिवाइड बाई 4, 12 आ जाएगा, 12 ग्राम, यही बात हुई। अब सुनना बात को, अगर ये है तो मैंने कहा 100 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये मोल आ गया, और ये लो इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। सही बात, बोलो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाए, ये एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम के न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लगाए वॉइड्स।
नेक्स्ट पार्ट लिखे वॉइड्स। क्या होता है वॉइड्स देखना। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी 2 या 3 एटम आपस में टच करता है क्रिस्टल लैटिस में, तो कुछ न कुछ स्पेस जो है वो उसके अंदर खाली होती है, कुछ गैप बनता है। उन गैप को ही अपन क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। उन गैप को ही क्या बोलते हैं, वॉइड्स। देखो बेसिकली वॉइड्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन आना मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता नहीं आता है, बट ये वॉइड्स का यूज करवाया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वॉइड्स का यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, पहले अपन डेफिनेशन की बात करते फिर आगे बात करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट, द गैप फॉर्म in between touching atoms of crystal lattice is known as void। मैंने डेफिनेशन ये बोली थी, गैप फॉर्म इन बिटवीन टचिंग एटम्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज void। जो क्रिस्टल लैटिस के टचिंग एटम्स है उनके बीच में जो गैप बन रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं अब सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, ये वॉइड ही है। देखो ये अगर एटम ऐसे रखे हुए तो ये वॉइड ही है, देख लो, इसको वॉइड बोलते हैं अपन। ठीक है, ये वॉइड है बेसिकली। हटाऊ मैं वापस एक बार के लिए इस डायग्राम को। ठीक है, वॉइड जो होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है। वॉइड जो होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप की वॉइड्स जो होगी बेसिकली वो होगी, एक तो प्लेनर वॉइड और एक होगी नॉन प्लेनर वॉइड। प्लेनर वॉइड एंड नॉन प्लेनर वॉइड। प्लेनर वॉइड का मतलब क्या, प्लेनर वॉइड का मतलब होता है प्लेन ऑफ, या ऐसा बोल दो, टचिंग एटम्स एंड वॉइड आर इन सेम प्लेन। अगर ये दोनों सेम प्लेन में हैं तब तो इसे बोलेंगे प्लेनर वॉइड। कौन कौन से एग्जांपल है प्लेनर वॉइड के वो देखना। एग्जांपल कौन कौन सी वॉइड होती है, एक तो ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइंगल जो होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो ट्राइगोनल वॉइड हो गई। दूसरी अगर अपन बात करें तो वो होता है स्क्वायर वॉइड। ये दोनों वॉइड जो है, ट्राइगोनल वॉइड और स्क्वायर वॉइड, ये दोनों वॉइड कौन सी है, प्लेनर वॉइड है। कौन सी वॉइड है, प्लेनर वॉइड। नॉन प्लेनर का मतलब टचिंग एटम्स एंड वॉइड्स आर नॉट इन सेम प्लेन, तो उसे अपन बोलेंगे नॉन प्लेनर वॉइड। टचिंग एटम्स एंड वॉइड्स आर नॉट इन सेम प्लेन, तो उसे अपन बोलेंगे नॉन प्लेनर वॉइड। और इसका एग्जांपल हो जाएगा, 3 टाइप की वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी बोलते हैं जिसे अपन। ट्राइगोनल वॉइड को नहीं बोलना टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड को। सेकंड अपन बात बोले ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो भी बोलेंगे जिसे। और थर्ड है क्यूबिकल वॉइड जिसे अपन क्या बोलेंगे, सीवी। क्यूबिकल वॉइड को क्या बोलेंगे, सीवी बोलेंगे। आ रही बात समझ में, बोलो। ठीक है, तो वॉइड 2 टाइप की हो गई। अब अपन बात करते हैं एक एक को, अपन जो है वो डिटेल में बात करते हैं। ट्राइगोनल वॉइड, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राइगोनल वॉइड की। 2-3 चीजें बात करनी है। एक तो डायग्राम कैसे बनेगा उसका। आपको अगर डायग्राम बना के दे दिया जाए, जैसे एक बार जेईई के एग्जाम में पूछा था, डायग्राम बना के दे दिया और पूछ लिया बताओ वॉइड कौन सी है, तो एक तो डायग्राम बना के पूछा जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसका रेडियस रेशियो पूछा जाए, या रेडियस रेशियो की एप्लीकेशन पूछी जाए। इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलो अपन तीनों को डिस्कस करते हैं, तीनों पॉइंट को। ट्राइगोनल वॉइड के बारे में पहला पॉइंट, क्या कि डायग्राम बनेगा कैसे।
कैसे 3 एटम्स जो है इन सेम प्लेन हो, 3 एटम्स इन सेम प्लेन हो, और वो अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो उस कंडीशन में कौन सी वॉइड बनेगी? ट्राइगोनल वॉइड बनेगी। 3 एटम्स हो, सेम प्लेन में हो, वो अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन सी वॉइड बनेगी? ट्राइगोनल वॉइड बनेगी। देखो, देखना डायग्राम, ये बन गया। ये 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये वाली जो वॉइड है ना, ये वाली जो वॉइड है, इस रेड कलर वाली वॉइड को, इसकी को अपन क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। इसी को अपन क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। ठीक है बात। सेकेंड नंबर पॉइंट, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वॉइड 3 एटम को टच कर रही है तो इसका 3 हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ एटम, इसको मैंने मान लिया रेडियस ऑफ एटम। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वॉइड। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर 2 एटम टच करते हैं इसका मतलब क्या होता है? 2r की डिस्टेंस है, तो इसके और इसके बीच की 2r, इन दोनों की 2r, ये 2r, तो एक 2r का इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये इस टाइप से 2r का। और यहां पे आपकी वॉइड है, ये एंगल 30 का हुआ, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये r हुआ तो ये भी r हो गया। cos 30 पुट कर लिया, cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 होगा r अपॉन ये। अब ये जो होगा वो, ये वॉइड और ये आपस में टच कर रहे हैं तो r प्लस स्मॉल r होगा। भाई अपन बोलते हैं 2r होता, 2r कैसे होता है? r प्लस r होता ना, तो इस बार तो वॉइड टच कर रहा तो r प्लस स्मॉल r होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू पुट कर दे, √3/2, ये लो, r अपॉन r प्लस स्मॉल r, इसको रिवर्ट कर दे, 2/√3 इज इक्वल टू r, ऐसा कर लो, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R जो होगा वो 2/√3 - 1 होगा। इसे आप सोल्व कर ले तो ये आएगा 0.155। स्मॉल r टू कैपिटल R का जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.155। समझ में आ रही है बात? चले आगे, सेकेंड नंबर बात करते हैं। सेकेंड नंबर वॉइड की बात करते हैं अपन, स्क्वायर वॉइड। मैंने एक डेरिवेशन किया, अब डेरिवेशन नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट लिखेंगे। स्क्वायर वॉइड कब बनेगी? जब 4 एटम्स सेम प्लेन में टच करें, 4 एटम्स टच इन सेम प्लेन। डायग्राम कैसा बनेगा? तो मैं क्या, डायग्राम देखो इस टाइप का बनना चाहिए। ये इस टाइप से, अगर ये इस टाइप का डायग्राम बना तो ये जो है इसी को अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर वॉइड बोलेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ वॉइड का, 4। थर्ड नंबर, स्मॉल r टू कैपिटल R 0.414, याद रखना है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2r हो गया, ठीक है, और ये इस टाइप से क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। इसकी एज लेंथ a मानो तो ये √2a हो जाएगा, है ना? तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बोलो, चले आगे, चलो आगे बात करते हैं अपन। अब अपन को 2 वॉइड और 3 वॉइड और बात करनी है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और फिर क्यूबिकल वॉइड, मींस नॉन प्लेनर वॉइड के बारे में बात करनी। आओ, बात करते हैं नॉन प्लेनर वॉइड के बारे में। नॉन प्लेनर वॉइड में अपने पास वॉइड है सबसे पहले टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे आएगी? टेट्राहेड्रल
वॉइड कैसे आएगी, समझना बात को। 3 एटम आप सेम प्लेन में रखो, एक बॉल उसके ऊपर रखो। अगर ऊपर ऐसे रखिए तो इस साइड से देखना खाली जगह दिखाई देगी, और 3 एटम ऐसे रखे इधर बॉल रखी तो इस साइड से देखोगे तो खाली जगह दिखाई देगी, वैकेंट स्पेस दिखाई देगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं, 3 एटम इन सेम प्लेन प्लस 1 एटम इन अपर या फिर बॉटम लेयर, या तो अपर लेयर में रखो या फिर बॉटम लेयर में रख दो। किस में रखो, अपर या बॉटम लेयर में रख दो। डायग्राम देखो, डायग्राम कैसा बनेगा इसका, अब मैं अगर इसके ऊपर रख रहा हूं इस टाइप से, ये इस टाइप से रख रहा हूं, अगर इस टाइप से रख रहा हूं तो इसका मतलब उस साइड से दिखाई देगी, बैक साइड से। तो ये जो होगा वो अपने लिए क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का 4, ये 3 एटम इसको और एक अपर वाली लेयर को। रेडियस रेशियो मींस स्मॉल r टू कैपिटल R की बात करें तो 0.225 हो जाएगा, 0.225 हो जाएगा। ठीक है बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगी, दो तरीके हैं बनाने के इसको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के दो तरीके हैं। आपको मालूम है SF6 जो होता है ना, SF6 इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ रखा है, वैसे ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ये इस टाइप से। तो अगर ये 4 एटम एक प्लेन में मान लू F को और एक अपर लेयर में बॉटम लेयर में मान लिया जाए तो ऐसा बोल दू 4 एटम इन सेम प्लेन प्लस 1 एटम इन अपर प्लस 1 एटम इन बॉटम लेयर। बोलो 1 एटम अपर लेयर में होगा, 1 एटम बॉटम लेयर में होगा। या तो एक तरीका ये, एक दूसरा तरीका और बताता हूं, एक दूसरा तरीका और बताता हूं। 3 एटम्स इन सेम प्लेन, 3 एटम्स इन सेम प्लेन प्लस 3 एटम्स इन अपर ऑब्लिक बॉटम लेयर। दोनों ही डायग्राम बन सकते हैं इसके दोनों ही डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों ही डायग्राम बन सकते हैं। देखना एक मिनट, डायग्राम देखो, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, आराम से समझना डायग्राम। एक तो ये कि 4 एटम सेम प्लेन में हो, ये लो 4 एटम सेम प्लेन में रख दिए मैंने। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर दो। ये 4 एटम सेम प्लेन में हो गए, एक एटम अपर लेयर में ये लो और एक एटम बॉटम लेयर में, हो गया। 4 एटम सेम प्लेन में, एक एटम अपर लेयर में, एक एटम बॉटम लेयर में। तो यहां पे ये जो वॉइड बन रही है, यहां पे जो ये वॉइड बन रही है ये वाली, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। एक तो ये डायग्राम हो सकता है इसका। सेकेंड नंबर डायग्राम देखें, सेकेंड नंबर डायग्राम देखना, 3 एटम सेम प्लेन में, ये लो 3 एटम या तो अपर लेयर में होंगे या बॉटम लेयर में होंगे। एक मिनट, होगा ऐसा। अब देखो ये
थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनाए, अदरवाइज ये वाली जगह जो देख रहे हो आप, ये खाली दिखेगी आपको, ये वाली, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। सुनना बात को, ये दिखेगा इसका जैसा ही, आराम से देखना, ये दो एटम, ये ब्लैक वाले लो और ये वाले लो, एक ये स्क्वायर जैसा दिखेगा, ये एक अपर और ये बॉटम दिखेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की। 6 एटम को टच करेगा, थर्ड नंबर स्मॉल r टू कैपिटल R 0.414 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका और उसका बराबर होगा, इसका स्क्वायर वॉइड का और इसके लिए बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों के लिए बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले आगे, लास्ट देखे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बाद में क्यूबिकल वॉइड। यूज कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यूबिकल वॉइड, देखो क्यूबिकल वॉइड बनेगी कैसे, क्यूबिकल वॉइड बनेगी कैसे, क्यूबिकल वॉइड बनेगी कैसे वो समझना आप। तो मैं क्यूबिकल वॉइड बनेगी, देखना, 4 एटम इन सेम प्लेन प्लस 4 एटम्स इन अपर और बॉटम लेयर। 4 एटम सेम लेयर में हो और 4 एटम जो हो या तो अपर लेयर में हो या फिर बॉटम लेयर में हो, इस टाइप से कोई हो, देखो समझो, ये 4 एटम हो गए सेम प्लेन में। अब 4 एटम अपर लेयर में होंगे या बॉटम लेयर में होंगे, इसके जस्ट अपर होंगे, तो या तो ये 4 दिखेंगे या वो वाले 4 दिखेंगे। तो मैंने मान लिया कि इनके जस्ट ऊपर रख रहा हूं, तो अब ये वाले एटम नहीं दिखेंगे, तो उनको डॉटेड बना दो। ये लो डॉटेड बना दिया, ये बन गया, बन गया ये। अगर ऐसा हुआ तो ये वॉइड जो बनेगी, ये वाली जो वॉइड बनेगी, इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिकल वॉइड बोलेंगे। बेसिकली सोचो कि ये क्यूबिकल वॉइड कैसे बन रही है, बेसिकली सोचना, ये 4 एटम है तो 4 एटम से एक क्यूब बनेगा, ये दो पीछे 4 एटम है तो ये सॉरी एक स्क्वायर बनेगा, दोनों स्क्वायर को जब आपस में ज्वाइन करोगे तो एक क्यूब बन जाएगा। ये जो चारों एटम है वो इस स्क्वायर बना रहे थे, इसका मतलब कॉर्नर पे हो गए। कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होता है, बॉडी सेंटर, तो ये बॉडी सेंटर जो होगा यही क्या होगा अपना क्यूबिकल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो 8, रेडियस रेशियो स्मॉल r टू कैपिटल R 0.732, स्मॉल r टू कैपिटल R 0.732 हो जाएगा, सही। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं रेडियस रेशियो की। अब अपन बात करते हैं रेडियस रेशियो की, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाए रेडियस रेशियो। नेक्स्ट अपन बात करें रेडियस रेशियो कैपिटल RR। सुनना बात को, क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन, कैटाइन और एनाइन की जो रेडियस का रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। सेकंड नंबर डेफिनेशन और देखना, जनरली कैटाइन जो होता है वो स्मॉल होता है, जनरली कैटाइन स्मॉल होता है, तो उस कैटाइन और जनरली वॉइड भी छोटी होती है, तो कैटाइन जो है वो वॉइड में जाके ट्रैप होगा। तो मैं ऐसा बोल दूं कि कैटाइन अगर वॉइड में ट्रैप होगा तो R ऑफ द वॉइड अपॉन ये मेन एटम, तो ये कैपिटल R हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, सही बात। स्मॉल r टू कैपिटल R हो गया, तो इसी को बोलते हैं रेडियस रेशियो। बात क्लियर। सेकेंड नंबर पॉइंट, फॉर स्टेबिलिटी के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी के लिए अगर अपन बात करें, स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हो तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर पॉइंट, एनाइंस शुड नॉट टच ईच अदर। एनाइन एक दूसरे को टच नहीं करे, क्यों, एनाइन में क्या होगा, रिपल्शन। कैटाइन जो है वो शुड टच एनाइंस, कैटाइन जो है वो एनाइन को टच करे, ये बात ध्यान रहे, लेकिन एनाइन जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करे। अगर ऐसा हुआ, सिनेरियो ऐसा हुआ, तो उस कंडीशन में होगा क्या, जैसे अपन ट्राइगोनल वॉइड की लेके बात करें, ये मेन एटम थे अपने, ये एनाइन होते हैं, अगर ये एनाइन होते हैं तो ये ट्राइगोनल वॉइड थी, ये देखो। अब आप कह रहे हो कि स्टेबिलिटी के लिए ये आपस में टच नहीं करना चाहिए एनाइन, स्टेबिलिटी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इसका मतलब इन एनाइन को दूर करो, ये इस टाइप से। तो अब ट्राइगोनल जो वॉइड बनेगी, अब जो ट्राइगोनल वॉइड बनेगी फिर वो तो ये बनेगी। तो पहले के कंपैरेटिव में एक बात बताओ, यहां से यहां आए, यहां से अगर यहां आए हो तो उस कंडीशन में साइज ऑफ वॉइड जो होगा वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बोलो। अगर साइज ऑफ वॉइड इंक्रीज होगा तो रेडियस रेशियो भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो अपन ने पहले लिखा रखे है ना, इसका मतलब अपन ने जो पहले लिखवा रखे है वो एक लिमिटिंग वैल्यू है। वो क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू है, वो लिमिटिंग वैल्यू है, उससे वैल्यू ज्यादा आएगी। देख लो, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वैल्यू ज्यादा आएगी। तो सुनना बात को, मैंने कहा रेडियस रेशियो, इसका मतलब वो तो लिमिटिंग वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू तो वो होगी, लेकिन उससे वैल्यू क्या आएगी, बढ़ के ही आएगी। तो रेडियस रेशियो की रेंज, तो वॉइड कौन सी होगी, अगर वॉइड होगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसका एग्जांपल क्या होगा, अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो समझना बात को, मैंने रेडियस रेशियो रखा, मिनिमम वैल्यू 0.155 मिनिमम है, इससे बढ़ के 0.225 तक हो जाए तो ट्राइगोनल वॉइड है, और ट्राइगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। एग्जांपल अपने सिलेबस में ध्यान नहीं रखना है। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेके 0.414 तक आए तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एग्जांपल देखना, ZnS, CaF2 और Na2O। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से तो ज्यादा हो लेकिन 0.732 हो, तो आपके दिमाग में आएगा या तो स्क्वायर वॉइड होगी या फिर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर प्लेनर में बोले तो आप बोल देना स्क्वायर है, अदरवाइज ऑक्टाहेड्रल है, नॉन प्लेनर में 6 होता है NaCl। रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 के बराबर हो लेकिन 1 से कम हो तो क्यूबिकल वॉइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है। एग्जांपल सीजियम क्लोराइड। एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड। समझ में आ रही है बात, सुने बात को आगे आराम से देखना। इसका यूज क्या करना है कोऑर्डिनेशन नंबर का, यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सॉरी यूज ऑफ रेडियस रेशियो। पहला जो यूज है वो तो ये है, पहला जो यूज है वो तो ये है, क्या, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। किसी भी आयंस का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो इसका यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी जो है वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। इसका यूज कैसे करना है, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस का, सिंपल से 2 एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको ऐसा दे रखा है कि रेडियस ऑफ A प्लस इज 110 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ B माइनस इज 230 पिकोमीटर, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस, ये दे रखा है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस। तो देखो कैसे टैकल करना है इसको, सिंपल सी बात बता रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस कैलकुलेट करना तो आप रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लो, R ऑफ दी A प्लस 2 R ऑफ दी B माइनस। अगर ये करोगे तो 110/230 आएगा। 110/230 इसका मतलब ये लगभग 0.5 आएगा। 0.5 आएगा तो रेडियस रेशियो जो है वो 0.414 से तो ज्यादा है लेकिन 0.732 से कम है।
इसका मतलब वॉइड में कौन जाएगा, कैटाइन। तो A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसलिए, कैसी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बोलो। चलो सेकंड नंबर का टाइप का क्वेश्चन क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, अगर आपको ऐसा दे दें, रेडियस ऑफ मेन एटम, रेडियस ऑफ मेन एटम which form crystal lattice 100 picometer, then calculate radius of atom which exactly fitted in trigonal void। exactly fitted होनी चाहिए, इसका मतलब अदर एटम को टच करेगा, बोलो अदर एटम को क्या करेगा, टच करेगा। उस कंडीशन में स्मॉल r टू कैपिटल R जो होगा वो पॉइंट कितना 155 होना चाहिए ट्राइगोनल वॉइड का। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.155, कैपिटल R इज 100 इज इक्वल टू 15.5 पिकोमीटर। आ रही बात समझ में, बात क्लियर है, बोलिए। तो ये अपनी बात हो गई कहां तक, कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड्स वगैरह की सारी बात हो गई, ठीक है, यहां तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।